हेलो एंड वेलकम बैक डियर कल्पानस इन द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कल्पानस इन क्लासेस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द नियोनेटल रिससिटेशन। नियोनेटल रिससिटेशन जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो देयर इज नीड टू हैव सम थॉरो लुक ऑन द टॉपिक। देखिए, जो नियोनेटल रिससिटेशन होती है, नियोनेटल रिससिटेशन हम कब करते हैं? जब एक जो नियोनेट होता है उसकी हालत जो होती है वो कंप्रोमाइज़्ड होती है और वी कैन से कि जो बेबी होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब वो एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में हम उसको लाते हैं, एट दैट टाइम अगर वो एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में एडजस्ट ना हो, एट दैट टाइम क्या होता है, एक नियोनेट को रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ रिससिटेशन होता क्या है? रिससिटेशन जो होता है, रिससिटेशन मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और उन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रिवर्ट करने के लिए हम कुछ इंटरवेंशन देते हैं। लाइक पेशेंट को हम सीपीआर देते हैं, डिफिब्रिलेट करते हैं या फिर जो पेशेंट होता है उसको कोई ड्रग वगैरह देते हैं या फ्लूइड वगैरह देते हैं। उससे क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हुई होती है वो रिवर्ट हो जाती है टू नॉर्मल। दैट वी कॉल एज़ द रिससिटेशन। सो नियोनेटल रिससिटेशन में हम किनको रिससिटेट करते हैं? वी रिससिटेट द नियोनेट्स। नियोनेट क्या होता है? जो बेबी होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ अप टू द 4 वीक्स और 28 डेज़ उसको हम बोलते हैं नियोनेट। नियोनेट जो होता है उसको कब ज़रूरत पड़ती है यूजुअली रिससिटेशन की? एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है? ऑल्दो अप टू 4 वीक्स किसी भी टाइम पे जो है नियोनेट की हालत जो होती है वो डिप हो सकती है और एट दैट टाइम उसको रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ देखिए, जब भी हम नियोनेटल रिससिटेशन करते हैं, तो नियोनेट के आने से पहले और वी कैन से कि डिलीवर होने से पहले क्या जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ कि जो लेबर रूम होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए, लेबर रूम में जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट शुड बी 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? इतना टेम्परेचर होना चाहिए इन द लेबर रूम। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो बेबी होता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी बेबी के साथ क्या होता है कि बेबी का जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, ठीक है? और वी कैन से कि हीट रेगुलेशन सेंटर जो होता है वो इमैच्योर होता है। क्यों इमैच्योर होता है? क्योंकि जो नियोनेट होता है, नियोनेट के केस में हाइपोथैलेमस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक? तो जो हीट रिटेंशन के मैकेनिज़्म्स वगैरह है लाइक शिवरिंग वगैरह, वो ज़्यादा नहीं होती है इन केस ऑफ द नियोनेट। थर्ड थिंग इज़ कि जो ये नियोनेट होता है, नियोनेट के केस में क्या होता है कि नियोनेट का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अडल्ट। उससे क्या होता है, एक नियोनेट में चांसेस एक्सिस्ट होते हैं कि नियोनेट को हाइपोथर्मिया होगा। नाउ अब अगर नियोनेट को हाइपोथर्मिया होगा, तो उससे उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, जब हाइपोथर्मिया होगा एक नियोनेट में, तो नियोनेट की जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है, वो बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि जो बॉडी सेल्स है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी वहाँ पे? जो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्युलर रेस्पिरेशन होती है, वहाँ से एटीपी निकलता है। जो एटीपी का निकलना होता है, दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स कि उससे हीट जनरेट हो जाती है, ठीक? तो यहाँ पे जो है सेल्युलर रेस्पिरेशन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंटरनल रेस्पिरेशन होगी, वहाँ से क्या होगा, हीट जनरेशन होगी। नाउ अब वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है? दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली जब एक बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, अगर हाइपोथर्मिया परसिस्टेंट रहा ऐसे बच्चे में, तो बच्चे को रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और वी कैन से कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो सकता है। सेकंड थिंग इज़ कि जो बच्चा है उसको बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, यहाँ से सप्लाई कम मिल रही है, तो वहाँ पे होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लैक्टिक एसिड जनरेट होगा। वी कैन से कि वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। नाउ जब ये लैक्टेट और लैक्टिक एसिड ज़्यादा जो है एक्यूमुलेट होता है ऑर्गन्स में, तो बच्चे को क्या होगा, ऑर्गन फेलियर होगा एंड बिकॉज़ ऑफ द ऑर्गन फेलियर जो नियोनेट है उसमें डेथ हो सकती है। दैट इज़ द रीज़न कि जो नियोनेट होता है उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन और टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप बनता है। अब
हमने बात की थी यहाँ पे कि जो लेबर रूम होगा, वहाँ पे 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उससे कम है, तो कम टेम्परेचर पे हम नियोनेट को रिससिटेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कम टेम्परेचर पे इसकी बॉडी की डिमांड्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्सन हो जाएगी ना। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे रेडिएंट वार्मर होगा हमें डिलीवरी रूम में या ओटी में, तो वो हम ऑन करेंगे। उसके नीचे जो है एक बच्चे को रख देंगे, राइट? अब जो बच्चा है, वन्स ये डिलीवर हो गया, तो वहाँ पे बिफोर द डिलीवरी कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। कौन-कौन सी चीज़? एक ड्राई लिनेन सेट होना चाहिए, ठीक है? क्यों? ड्राई लिनेन सेट से हम क्या करेंगे, जो बच्चा है उसको ड्राई आउट करेंगे सो दैट कि हीट लॉस ना हो। देन कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए। कॉर्ड क्लैंप किस लिए होना चाहिए? क्योंकि जब हम कॉर्ड को कट करेंगे, उसको फिर उसके बाद क्या करना है, क्लैंप करना है सो दैट कि वहाँ से ब्लड लॉस ना हो बच्चे को। देन लेरिंजोस्कोप हमारे पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अगर हमें बच्चे को एंडोट्रैकियल ट्यूब डालना पड़े, तो वहाँ पे हमें लेरिंजोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सक्शन होना चाहिए, बच्चे को सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे हमारे पास सक्शन अवेलेबल होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए सो दैट कि हम जो है बच्चे की जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसको चेक कर सकें। देन एम्बो बैग होना चाहिए हमारे पास। एम्बो इज़ आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग प्लग, ठीक है? सो एम्बो बैग जो होता है दैट इज़ आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ये हम फिर किसमें यूज़ करते हैं? जब हम बीएमवी देते हैं, दैट इज़ द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, वहाँ पे एम्बो का यूज़ होता है। देखिए, जो ये एम्बो होता है, इट इज़ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। क्या होता है? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, ठीक है? नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? कि जब हम इस एम्बो को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद जो है ये खुद ब खुद रिकॉइल हो जाता है। सो वी कॉल इट एज़ दिस इज़ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। दैट मीन्स कि कंप्रेस करते हैं इसको और जब हम कंप्रेशन को रिलीज़ करते हैं, ये खुद ब खुद रिकॉइल हो जाता है। एंड ईटी ट्यूब मीन्स द एंडोट्रैकियल ट्यूब। नाउ अब जब जो बच्चा है वो डिलीवर हो गया, तो डिलीवर होने के बाद हम 3 चीज़ें चेक करते हैं बच्चे में। कौन-कौन सी चीज़ चेक करते हैं? फर्स्ट थिंग इज़ टी। टी मीन्स द टर्म। जो बेबी है, क्या वो फुल टर्म है या फिर प्री टर्म है, और इवन कि पोस्ट टर्म भी हम देखते हैं, ठीक है? अगर टर्म है दैट मीन्स कि ही हैज़ बोरन बिटवीन 37 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है? और अगर प्री टर्म है तो लेस देन 37 वीक्स ये बॉर्न हुआ है, और अगर मोर देन 42 वीक्स है तो पोस्ट टर्म है। पोस्ट टर्म में क्या होता है? पोस्ट टर्म में यूजुअली म्यूकोनियम एस्पिरेशन प्रेजेंट होती है। बिकॉज़ ऑफ दैट जो है इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, वहाँ पे हमें रिसस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक? नाउ अगर ये बच्चा फुल टर्म है, तो देयर आर मिनिमल चांसेस कि इसको रिसस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑल्दो पड़ भी सकती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो प्रीटर्म होते हैं, उनमें रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। देन टी मीन्स द टोन, ठीक है? टी मीन्स द टोन, दैट मीन्स कि जो बेबी है, बेबी का मसल टोन कैसा है। नाउ मसल टोन हम कैसे इसका चेक कर सकते हैं? बाय क्राई। अगर बाय जो बच्चा होता है, जो नियोनेट होता है, अगर वो क्राई कर रहा है विगरसली, अच्छे से क्राई कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका मसल टोन नॉर्मल है। नाउ अगर बच्चा टर्म है, ठीक है, मसल टोन इसका ठीक है और क्राई कर रहा है, जब बच्चा जो है जब वो क्राई करेगा तो इसकी रेस्पिरेशन जो है इनिशिएट हो जाएगी। जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है, तो देयर आर द मैक्सिमम चांसेस कि जो बाकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल और कार्डिनल फंक्शंस है, दे विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है? नाउ अगर ऐसा है कि बच्चा टर्म भी है, टोन भी मेंटेन कर रहा है और क्राई भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको डेली रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? डेली रूटीन केयर देंगे। दैट मीन्स कि बच्चे को कपड़े वगैरह लगाएँगे, ठीक है? बच्चे को विटामिन के वगैरह, ठीक है? वो देंगे, इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करेंगे, जो इम्यूनाइज़ेशन वगैरह हमें इसको देनी है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। ब्रेस्ट फीड करवाएँगे बच्चे को और रूमिंग परफॉर्म करेंगे। वो आएगा डेली रूटीन केयर में। नाउ इन केस कि जो बच्चा होता है, अगर बच्चे ने रोया नहीं, देन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? वी आर सपोज्ड टू डू पीएसएसआर। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? सबसे पहले हमें क्या करना है? बच्चे को पोजीशन देनी है। बच्चे को पोजीशन देनी है। कौन-सी पोजीशन देनी है हमें बच्चे को? स्निफिंग पोजीशन प्रोवाइड करनी है। स्निफिंग पोजीशन। नाउ क्या होती है स्निफिंग पोजीशन? जो बच्चा होगा उसका जो हेड है, वो हमें
स्लाइटली एक्सटेंड करना है, ठीक है। जो बच्चा है उसका हेड स्लाइटली एक्सटेंड करना है, दैट इज कॉल्ड एज द स्निपिंग पोजीशन। नाउ यहाँ पे दो चीजें एग्जिस्ट होती है, ना तो हाइपर एक्सटेंड करना है, ना ही फ्लेक्शन करनी है बच्चे के हेड की। देखिए, जब हम स्लाइटली इसको एक्सटेंड करते हैं तो एयरवेज जो है वो ओपन हो जाते हैं और पेटेंट रहते हैं, ठीक। अगर हमने इसको हाइपर एक्सटेंड किया या फ्लेक्शन की तो एयरवे जो है वो ओबस्ट्रक्ट हो जाएगा ऐसे केस में। अब पोजीशन कैसे स्निपिंग मेंटेन करेंगे बच्चे की, जो बच्चा होता है बच्चे के बैक के पीछे यूजुअली जो शोल्डर होते हैं बच्चे के, वहां पे हम टॉवल को रोल करके रखेंगे नीचे, ठीक है। उससे क्या होता है, जो उसका नेक है वो स्लाइटली एक्सटेंड हो जाता है, ठीक। देन देयर कम्स द एस, एस मीन्स द सक्शन, ठीक। सक्शनिंग हमें परफॉर्म करनी है। देखिए, अगर हमें बच्चे में सक्शनिंग परफॉर्म करनी है तो सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक। अगर जो बेबी है वो टर्म है और वो प्री टर्म, तो प्री टर्म के केस में जो है 60 टू 90 mmHg हम यूज करते हैं प्रेशर इन केस ऑफ द टर्म बेबी, ठीक। अगर प्री टर्म है तो वहां पे हम 40 टू 60 mmHg का प्रेशर जो है वो सक्शन कैथेटर को, जो सक्शन apparatus होता है वहां पे इतना प्रेशर हम मेंटेन रखते हैं। इन केस ऑफ द प्री टर्म 40 टू 60, इन केस ऑफ द टर्म 60 टू 90 mmHg। वंस हमने सक्शनिंग परफॉर्म की उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। जो न्यूबॉर्न होगा उसको हम स्टिमुलेट करेंगे। नाउ अब ये जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न को हम स्टिमुलेट कैसे करेंगे, और वी कैन से कि स्टिमुलेशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है। जो बेबी है उसको हमें पहले लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। देखिए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही क्यों देंगे बच्चे, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। अगर ये मान के हम चलेंगे कि ये ट्रेकिया है बच्चे का, ठीक है। दिस इज द राइट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड दिस इज द लेफ्ट वन, ठीक। जो राइट वाला होता है ये एक तो वाइड होता है प्लस होता है शॉर्ट, और जो लेफ्ट वाला होता है ये लॉन्ग होता है। ये सब तो आपको पता ही है, ठीक। अब अगर ये राइट वाला जो है वाइड होता है तो देयर आर द चांसेस कि इस वाले साइड में एस्पिरेशन हो सकती है, जो सिक्रीशंस वगैरह है वो जाके इस साइड में जा सकती है, बट इन केस ऑफ द लेफ्ट कम चांसेस होते हैं। दैट इज व्हाई हम इसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, सो दैट के एस्पिरेशन ना हो। और सक्शनिंग जब हम परफॉर्म करते हैं पहले माउथ की करनी होती है, उसके बाद जो है बच्चे के नोज की सक्शनिंग हम करते हैं। सेम इज द केस विद अडल्ट, अगर अडल्ट में भी करनी होगी तो वैसे ही करते हैं। देन यहाँ पे बात हो रही थी स्टिमुलेशन की। वंस हमने बच्चे को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी, क्यों दी वो रीजन अब हमें पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बेस्ट मेथड होता है स्टिमुलेशन का, दैट इज द बैक रबिंग। जो बच्चा है बच्चे के बैक को हम रब करेंगे, ठीक है। लेकिन रब किससे करेंगे, जो यहाँ पे हमने ड्राई लेनिन लिया था उस ड्राई लेनिन से बच्चे के बैक को हम रब करेंगे, ठीक ना। लेनिन ही क्यों यूज करेंगे, हैंड क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेबी जो होता है उसका स्किन डेलिकेट होता है। अगर हम हैंड से रब करेंगे तो स्किन जो है उसका स्लप हो सकता है। सो हमें बैक रबिंग करनी है, जेंटली परफॉर्म करनी है विथ ड्राई लेनिन, ठीक। देन और कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं, दैट इज द टिकलिंग ऑफ सोल्स ऑफ फीट, ठीक है। जो बच्चे के पैर होंगे उनको हम ऐसे-ऐसे स्टिमुलेट करेंगे। यहाँ पे अवॉइड क्या करना है, जो फ़िल्मों में होता है कि जो बच्चा होगा उसको लटका के नहीं रखना है, ठीक है? उल्टे पैर उसको लटका के नहीं रखना। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे, ऐसे लटका के रखेंगे बेबी को, तो जो आईसीपी है बेबी का वो बढ़ सकता है, और वी कैन से कि बेबी को चांसेस है कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी होगा। दैट इज़ द रीज़न कि बच्चे को उल्टा करके नहीं लटकाना है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, रिपोजिशनिंग, ठीक है। रिपोजिशनिंग टू स्निफिंग, जो हमने पहले स्निफिंग पोजीशन दी थी वैसे ही हमें फिर से स्निफिंग पोजीशन देनी है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि अगर इन इंटरवेंशन से जो बेबी है वो रिवाइव हो गया तो हमें इसको फिर से क्या करना है, रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। जो बेबी अगर ये रिवाइव नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए इन दैट केस,
सो इफ बेबी इज नॉट रिवाइव्ड, तो हमें बेबी की जो हार्ट रेट है वो चेक करनी है। तो हार्ट रेट को चेक करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं। फर्स्ट वे इज जो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, ठीक है, वहां पे हम हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है पल्सेटाइल होता है। पल्सेटाइल मीन्स कि इसमें पल्स होती है। सेकंड थिंग इज कि जो एपिकल पल्स है बेबी की, वो हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ये दो वेज है किसके? पल्स और हार्ट रेट मेजर करने के। लेकिन अब बेबी जो है वो डिस्ट्रेस्ड है, तो यहाँ पे हमें टाइम जो है वो कंजर्व करना है और प्रिजर्व करना है। जो हम पल्स मेजर करेंगे वो हमें 6 सेकंड्स के लिए देखनी है, ठीक? फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, ठीक है? फिर जो निकल के आएगा दैट इज द पल्स रेट, ठीक ना? अब यहाँ पे तीन जो है सिनेरियोज एग्जिस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कि जो बेबी है अगर उसकी हार्ट रेट 100 से ज्यादा होगी, ठीक है, नॉर्मल इज 120 टू 160, ठीक है, 120 से कम होगी लेकिन 100 से ज्यादा होगी। एट दैट टाइम व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी विल परफॉर्म, एक तो हम पोजीशन देंगे, इसको सक्शनिंग करेंगे, ठीक है, देन स्टिमुलेशन करेंगे और बेबी जो है उसको रिपोजिशन करेंगे टू द स्निफिंग पोजीशन, ठीक? ये तो हुआ पहला केस ना। अगर यहाँ पे जो हार्ट रेट है दैट इज मोर देन 100, बट जो बेबी है वो साइनोटिक है ना, बेबी साइनोटिक है, दैट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट द नीड फॉर द ऑक्सीजन, ठीक? तो साइनोसिस कैसे हमें ऑब्जर्व होगी? बाय द कलर ऑफ द बेबी। अगर बेबी जो है वो ब्लूइश कलर का है दैट मीन्स साइनोसिस एग्जिस्ट दी। अब साइनोसिस दो प्रकार की हो सकती है, या तो ये सेंट्रल साइनोसिस होगी या तो ये एक्रोसाइनोसिस होगी और पेरिफेरल साइनोसिस होगी यहाँ पे ना। दूसरा तरीका क्या है? जो सैचुरेशन है, जो हमने पल्स ऑक्सीमीटर लिया था, पहले ही अवेलेबल रखा था, उससे हम सैचुरेशन देखिए कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन हम चेक करेंगे इन द बेबी, ठीक? ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कितनी होनी चाहिए एक बेबी में, नॉर्मल कितना हम कंसिडर करते हैं? देखिए 1 मिनट ऑफ बर्थ पे 60 टू 65% हम कंसिडर करते हैं एज नॉर्मल। जब बेबी जो है वो बॉर्न हुआ है 1 मिनट पे अगर इसको 60 टू 65% सैचुरेशन है दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। उसके बाद हम सेकंड मिनट पे 65 टू 70%, थर्ड मिनट पे 70 टू 75, फोर्थ मिनट पे 75 टू 80, फिफ्थ मिनट पे 80 टू 85 और 10th मिनट जो है वहां पे जो है 85 टू 95 जो है सैचुरेशन होनी चाहिए एक बेबी की, दैट इज द मैक्सिमम अटेनर सैचुरेशन, ठीक है? सो बेबी जो होता है बर्थ के 10 मिनट के बाद जो है अपनी मैक्सिमम सैचुरेशन अटेन करता है। कितनी करता है? 85 टू 95%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ मिनट पे पूछ सकते हैं कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट मिनट पे पूछ सकते हैं कितनी होती है सैचुरेशन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट बनती है ना। अब अगर सैचुरेशन फर्स्ट मिनट पे लेस देन 60% है दैट मीन्स के देयर एग्जिस्ट द चांसेस ऑफ द साइनोसिस। अब बच्चा जो है उसको साइनोसिस है, साइनोसिस है तो हम क्या करेंगे? हम बच्चे को देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हम दो तरीकों से देंगे। अगर टर्म बेबी है तो उसको थ्रू ऑक्सीजन हुड जो होता है, थ्रू हुड उसको हम ऑक्सीजन देंगे, ठीक? अगर प्रीटर्म है, इन केस ऑफ द प्रीटर्म हम क्या करते हैं? हम देते हैं उसको ऑक्सीजन थ्रू सीपैप, थ्रू वेंटिलेटर, ठीक है? दैट इज द कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक? तो ये तो हुए ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड्स। नाउ वंस इतना हो गया, ये पहला केस है कि अगर सैचुरेशन जो हार्ट रेट है बच्चे की दैट इज मोर देन 100, अगर एसाइनोटिक है, ठीक है, अगर इसमें साइनोसिस नहीं है तो वहां पे क्या करना है, अगर साइनोसिस है तो वहां पे क्या करना है। सेकंड थिंग एग्जिस्ट की अगर जो हार्ट रेट है बच्चे की दैट इज लेस देन 100, अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है इसकी हार्ट, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं बीएमवी। बीएमवी इज बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, और सिंपली जो है वी कैन से कि हम एम्बो बैग का यूज करते हैं। दिस इज द एम्बो बैग, ठीक है ना। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमें जो हेड एंड है बेबी का, जहां से बेबी का हेड है वहां पे हमें खड़ा होना है, ठीक है? जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, देन व्हाट वी हैव टू डू,
वी हैव टू गिव 30 कंप्रेशंस। जो ये एम्बो है इसको कंप्रेस करना है, ठीक है, फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स के लिए हमें इसको कंप्रेस करना है। नाउ वंस 30 सेकंड्स तक इसको कंप्रेस किया तो उसके बाद क्या करना है, मॉनिटर करनी है बच्चे की हार्ट रेट। अगर वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। अगर नहीं है तो वहां पे हमें फिर से इसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देनी है। कितने टाइम के लिए, फॉर मोर 30 सेकंड्स, ठीक है। देन वी हैव टू चेक अगेन। अगर सिटल जो है हार्ट रेट 2 बीएमबी देने के बाद भी बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 100 है, देन वी हैव टू चेक वेंटिलेज करेक्टिव स्टेप्स, ठीक है। नाउ वेंटिलेज करेक्टिव स्टेप्स क्या होते हैं, वी हैव टू चेक द एमआर सोपा। नाउ एमआर सोपा क्या होता है, एम इज द मास्क एडजस्टमेंट, ठीक है, मास्क एडजस्टमेंट। जो हमने यहाँ पे बीएमवी यूज की है, ठीक है, जो मास्क है इसमें क्या वो प्रॉपरली एडजस्टेड है। प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसे होगा कि जो अपर पोर्शन है मास्क का, ठीक है, जो अपर नेजल ब्रिज होता है, दिस इज द अपर नेजल ब्रिज, यहाँ पे होना चाहिए अपर पोर्शन ऑफ द मास्क, ठीक है। जो लोअर पोर्शन है दैट शुड कवर द चिन, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर एडजस्टमेंट किसका, मास्क का। सेकंड थिंग इज कि साइज क्या यूज करेंगे ऑफ दिस मास्क, ठीक है। अगर प्री टर्म है तो प्री टर्म के केस में 0 साइज मास्क यूज करेंगे, फेस मास्क, ठीक है। और अगर टर्म बेबी है तो वहां पे 1 साइज यूज करेंगे ऑफ दिस मास्क। तो ये तो हुआ पहला मास्क एडजस्टमेंट, ठीक है। सेकंड थिंग इज आर, आर मीन्स द रिपोजिशनिंग, ठीक है, रिपोजिशन, ठीक। तो यहाँ पे हमें रिपोजिशनिंग करनी है, लाइकवाइज वी यूज टू डू। देन एस मीन्स द सक्शनिंग, सक्शनिंग हमें परफॉर्म करनी है यहाँ पे। देन ओ मीन्स द ओपन माउथ, जो बच्चा है, बच्चे का जो माउथ है दैट शुड बी ओपन, ठीक। देन पी मीन्स द प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर है वो हमें चेक करना है और बढ़ाना है। देखिए जो हम एम्बो करते हैं यहाँ पे बच्चे को, ठीक है, फर्स्ट कंप्रेशन के लिए जो प्रेशर होना चाहिए दैट शुड बी 30 टू 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। देन सब्सिक्वेंट ब्रेथ्स के लिए, सब्सिक्वेंट कंप्रेशंस के लिए कितना होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 15 टू 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सब्सिक्वेंट ब्रेथ मीन्स कि पहली जो कंप्रेशन है उस कंप्रेशन के बाद जो भी कंप्रेशन हम देते हैं वहां पे प्रेशर इतना होना चाहिए। अगर इतना मेंटेनर नहीं है तो हमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना है। देन ए मीन्स अल्टरनेट ईयरवे, ठीक है, अल्टरनेट ईयरवे का हमें यहाँ पे यूज कर। नाउ व्हाट इज दैट अल्टरनेट ईयरवे, दैट इज ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब। सो यहाँ पे क्या है कि अगर हार्ट रेट जो है एम्बो करने के बाद भी नॉर्मलाइज नहीं हुई तो हमें यहाँ पे ये स्टेप्स अंडर कंसिडरेशन लेनी। यहाँ पे आ गया हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब। देखिए जब एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है एक बेबी में हमें डालना है तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी जरूरत लेरिंजोस्कोप की, जो हमने पहले ही लिया है, ठीक है। देखिए यूजुअली क्या होते हैं जो लेरिंजोस्कोप होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो हम नियोनेट्स में यूज करते हैं और वी कैन से कि चिल्ड्रन में यूज करते हैं, और दूसरा जो है वो हम अडल्ट्स में यूज करते हैं। जो नियोनेट्स में यूज करते हैं दैट इज द मिलर, ठीक है, और जो अडल्ट्स में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द मैकिन्टॉश, ठीक। नाउ याद कैसे रहेगा, बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है, तो मिलर जो वर्ड है वो छोटा है और मैकिन्टॉश जो है वो बड़ा है, तो ये अडल्ट्स में यूज होगा, ठीक। जो मिलर होता है वो स्ट्रेट होता है, क्या होता है, स्ट्रेट होता है। याद कैसे रहेगा, जो बच्चे होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, ठीक। और ये जो मैकिन्टॉश होता है दैट इज कर्व्ड, ठीक। नाउ अगर ये मिलर वाला जो लेरेंजोस्कोप होता है ये स्ट्रेट होता है तो ये हम कहाँ से मेजर करते हैं, जो मिडल पोर्शन होता है माउथ का, बेबी के माउथ का, वहां से हम इसको मेजर करते हैं। लेकिन जो ये कर्व्ड वाला होता है लेरेंजोस्कोप जो हम अडल्ट्स में यूज करते हैं वो हम कॉर्नर ऑफ माउथ से मेजर करते हैं, ठीक है, कॉर्नर ऑफ माउथ से मीन्स यहाँ से हम उसको मेजर करते हैं। नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन एग्जिस्ट होता है कि राइट साइड से यूज करते हैं या लेफ्ट साइड से मेजर करते हैं, तो आंसर जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, वहां से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। मिलर वाला हम यूज करेंगे यहाँ पे इन द न्यूनेट। नाउ ये तो हुआ लेरेंजोस्कोप, ठीक है, लेरेंजोस्कोप कौन सा हम यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे अब क्या हमें करना है, यहाँ पे अब हमें जो ये न्यूनेट है
उसको हमें ET ट्यूब डालना है। 2 तरह के होते हैं, वन इज़ द कप्ड ET ट्यूब, अनदर इज़ द अनकप्ड ET ट्यूब। जो नियोनेट्स होते हैं उनमें हम अनकप्ड ET ट्यूब्स डालते हैं, अनकप्ड ET ट्यूब्स डालते हैं। क्यों डालते हैं अनकप्ड ET ट्यूब्स? क्योंकि इनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका डायमीटर कम होता है। तो ये जो ET ट्यूब है ये रिटेन होता है विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है? दैट इज द रीजन वहां पे हम अनकप्ड ट्यूब यूज करते हैं ET ट्यूब, ठीक। सेकंड थिंग, अगर हम कप्ड यूज करेंगे तो वहां पे चांसेस है कि बच्चे को स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, और नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है, ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हम अनकप्ड ET ट्यूब का यूज करते हैं। नाउ जो अनकप्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसका साइज कितना होना चाहिए? देखिए, जो साइज है वो डिपेंड करता है कि जो ये नियोनेट है इसका वेट कितना है, प्लस इसका जो है जो गेस्टेशनल एज है वो कितनी है। अगर लेस देन 1 केजी हुआ ये और गेस्टेशनल एज हुई लेस देन 28 वीक्स, तो साइज जो होगा दैट विल बी 2.5 mm, ठीक ना। सेकंड थिंग इज कि अगर ये हुआ 1 से 2 केजी, ठीक है, और यहाँ पे हुआ 28 टू 34, तो यहाँ पे करेंगे 3 mm साइज का, ठीक। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये 2 से 3 केजी का हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, और गेस्टेशनल एज होगी 34 टू 38 वीक्स, तो 3.5 mm का यूज करेंगे, ठीक। अगर ये हुआ 3 से 4 केजी का और मोर देन 38 वीक्स जो है इसकी क्या होगी गेस्टेशनल एज, तो यहाँ पे करेंगे 3.5 टू 4 mm ट्यूब का यूज, ठीक। सो यहाँ पे हम जो है वेट और गेस्टेशनल एज के बेसिस पे साइज यूज करते हैं ET ट्यूब का। इन जनरल अगर हम याद रखेंगे 2.5 से 4 mm का ट्यूब हम यूज करते हैं। कौन सा वाला यूज करते हैं? अनकप्ड यूज करते हैं ना। यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है, दैट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ कितनी होनी चाहिए? किसकी? ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो साइज निकल के आता है उसको मल्टीप्लाई करना है बाई 2 प्लस करना है 1, ठीक है। अगर 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 वो बन गया 5 प्लस 1 दैट इज 6 टू 7 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे लेंथ रहनी चाहिए, ठीक है। बाकियों का आप खुद कर लोगे तो वहां पे जो है लेंथ निकल के आएगी आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब। नाउ इंसर्ट कितना करना है? इंसर्शन कितना करना है? इंसर्ट कितना करना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? 6 प्लस जो है वेट कितना होगा न्यूबॉर्न का, ये हमें क्या दिखाएगा? ये हमें दिखाएगा डेप्थ ऑफ इंसर्शन, कहां तक जो है हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान के चले कि जो ये बच्चा है उसका वेट है 2 केजी, सो 8 सेंटीमीटर तक ये हमें क्या करना है? इंसर्ट कर देना। ये तो हुआ हमारा ET ट्यूब, ठीक ना। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या एग्जिस्ट होती है कि अगर जो बेबी है उसकी हार्ट रेट है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, तो वहां पे हमें क्या करना है? वी हैव टू डू द चेस्ट कंप्रेशन, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन प्लस द इंट्यूबेशन जो हमने इससे पहले केस में भी की, ठीक है, प्लस हमें ड्रग्स देनी, ठीक ना। जो चेस्ट कंप्रेशन है, चेस्ट कंप्रेशन वो हम कैसे देंगे? चेस्ट कंप्रेशन दो तरीके होते हैं एक नियोनेट को चेस्ट कंप्रेशन देने के। वन इज द टू थंब टेक्निक, ठीक है, दो रेस्क्यूअर है, एक का एक थंब यूज हो रहा है, दूसरे का दूसरा थंब यूज हो रहा है, दैट इज द टू थंब टेक्निक। और ये कंसिडर करते हैं बेस्ट मेथड फॉर चेस्ट कंप्रेशन इन केस ऑफ द नियोनेट। या फिर टू फिंगर टेक्निक हम यूज करते हैं, ठीक है, या तो हम टू फिंगर टेक्निक यूज करते हैं, उसको हम कॉमनली बोलते हैं डिपिंग टेक्निक, डिपिंग टेक्निक। यहाँ पे ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, और इसमें एक ही रेस्क्यूअर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक ही बंदे की जरूरत पड़ती है। देन सेकंड थिंग इज कि जो हम कंप्रेशन देते हैं, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो क्या रहना चाहिए? जो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो रहना चाहिए दैट शुड बी 3:1, दैट मींस 3 कंप्रेशन इज 1 ब्रेथ, और 90 कंप्रेशन इज
30 वेंटिलेशन, ठीक है। जब इसको कैंसल आउट करेंगे 3 3 9, 3 1 3, तो ये भी निकल के आएगा 3:1। या तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कितने टाइम के लिए? 1 मिनट के लिए, ठीक है। देन अब जब हमने इतना किया, जो मेथड वगैरह है वो यूज किया, कंप्रेशंस वगैरह दिए, तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए कंप्रेशंस की और लोकेशन क्या होनी चाहिए ऑफ दिस चेस्ट कंप्रेशंस। देखिए, जो लोकेशन होनी चाहिए दैट शुड बी 1/3 ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। 1/3 ऑफ द स्टर्नम, जो स्टर्नम का वी कैन से और वी कैन आल्सो कॉल इट एज द लोअर, ठीक है, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। जो ज़िपॉइड प्रोसेस होती है उससे थोड़ा ऊपर जो है हमें कंप्रेस करना है बेबी को, ठीक है। नाउ कितनी डेप्थ होनी चाहिए कंप्रेशन की? 1/3 ऑफ द एपी डायमीटर, ठीक है। जो एपी डायमीटर है बच्चे का, नियोनेट का, उसका 1/3 हमें कंप्रेस करना है, उतने डेप्थ में हमें जाना है। वो कितना बनता है? दैट इज 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर तक हमें इसको कंप्रेस कर देना है बच्चे, ठीक। तो ये तो यहाँ पे हुआ चेस्ट कंप्रेशन। कैसे करते हैं, कितने कंप्रेशन वेंटिलेशन देते हैं और लोकेशन क्या है और डेप्थ कितनी होती है कंप्रेशन की। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन प्लस इंट्यूबेशन का हमने इससे पहले ही देख लिया। यहाँ पे एक और चीज आप अंडर कंसिडरेशन लोगे कि अगर हम इसको जो है बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वी कैन सी कि ऑक्सीजनेशन देते हैं थ्रू द एम्बो बैग, तो एम्बो बैग जो होता है, एम्बो बैग यूजुअली देता है 240 टू 750 ml ऑफ एयर, ये प्रोवाइड करता है एम्बो बैग। नाउ सैचुरेशन कितनी प्रोवाइड होती है बाय द हेल्प ऑफ द एम्बो बैग? अगर हमने एम्बो बैग जो है सेपरेटली यूज किया तो 21% सैचुरेशन के साथ हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अगर एम्बो बैग है उसके साथ हमने रिजर्वायर मास्क लगाई है और वी कैन से कि रिजर्वायर बैग लगाया है तो 40% जो है ये ऑक्सीजन देगा। अगर हमने एम्बो प्लस रिजर्वायर मास्क प्लस जो है ऑक्सीजन आउटलेट का यूज किया, ठीक है, जो हॉस्पिटल में हमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो यहाँ से मिलेगी हमें 100% सैचुरेशन के साथ ऑक्सीजन हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक। देन कमिंग टू द ड्रग्स, जो ड्रग्स है, ड्रग्स कौन कौन से यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए वगैरह, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो ड्रग होता है इन केस ऑफ द नियोनेटल रिसस्टेशन, वो हम यूज करते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन भी। एड्रेनलिन एडीआर हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं और एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये जो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन होता है हमारे पास एम्प्यूल में आता है। एक एम्प्यूल में कितना होता है? 1 ml होता है, ठीक है, और 1 mg होता है। कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी? 1:1000 कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर 1 ग्राम लेके एड्रेनलिन का और यहाँ से 1000 ml लेंगे हम फ्लूइड, ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन बनेगी, ठीक है। फिर हम जब इससे निकालेंगे फिर ये कंसंट्रेशन हमें आएगी। अगर हम 1 ml निकालेंगे उसमें 1 mg होगा, तो कंसंट्रेशन इज 1:1000। नाउ जो रिसस्टेशन होती है वहां पे हम जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं दैट इज 1:10,000 कंसंट्रेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे 1:10,000 कंसंट्रेशन को? इसका हमें 1 ml लेना है, दैट इज 1 mg हमें एड्रेनलिन लेना है और 9 ml लेने हैं हमें नॉर्मल सलाइन, तो वो जाके क्या कंसंट्रेशन बनाएगा? 1:10,000। नाउ इसमें से हम कितना वॉल्यूम जो है वो यूज करते हैं फॉर द नियोनेटल रिसस्टेशन, दैट इज 0.1 टू 0.3 ml per kg of the body weight of the newborn, ठीक है। 0.1 टू 0.3 ml हम यूज करते हैं। अगर ये mgs में हम लेंगे तो 0.01 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट हम ये यूज करते हैं। कहां से एडमिनिस्टर करेंगे? मोस्ट प्रेफर्ड जो है दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से करेंगे और वी कैन से अम्बिलिकल वेन से करेंगे, ठीक है। देन अगर अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं किया तो आईवी देंगे। अगर आईवी नहीं दे सकते हैं तो इंट्राओसियस देंगे। अगर इंट्राओसियस नहीं दे सकते हैं तो जो एटी ट्यूब डला हो, ठीक है, एटी ट्यूब के थ्रू ये हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक। देखिए, अगर हमने इन रूट्स के थ्रू यूज किया तो जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी, दैट इज 1:10,000। जो इसका डोज है दैट विल रिमेन द सेम। बट अगर हमने ईटी ट्यूब के थ्रू ये इसको दिया बच्चे को, तो यहाँ पे क्या होगा? जो रेशो है दैट वुड रिमेन द सेम, दैट इज 1:10,000।
10,000, लेकिन जो वॉल्यूम है इसका वो चेंज होगा। वॉल्यूम कितना चेंज होगा? 1 ml देंगे हम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 1 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट और 0.1 mg पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। ये हम डोज देते हैं किसका? एड्रेनलिन का और इपिनेफ्रिन का इन केस ऑफ द नियोनेटल रिससिटेशन। तो जब आप बुक्स में आप देखते हो वहां पे मेंशनड होता है कि जो रिससिटेशन होती है इन केस ऑफ द न्यूबॉर्न, उसकी सीक्वेंस क्या होती है? दैट इज द टीएबीसी। वन इज द टेम्परेचर, देन एयरवे, देन ब्रीथिंग एंड फाइनली द सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि सबसे पहले जो है टेम्परेचर को हमने नॉर्मलाइज करने की और रेगुलेट और मेंटेन करने की कोशिश की। बेनिफिट क्या, रीजन क्या था, लॉजिक क्या था उसके पीछे, वो हमने देखा। ठीक है, देन एयरवेज को हमने पेटेंट वगैरह किया, ब्रीदिंग प्रोवाइड की इसको, एंड फाइनली हमने इसकी जो सर्कुलेशन है वो अचीव कर दी। सो इट वाज ऑल अबाउट द नियोनेटल रिससिटेशन। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।